अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पलवशा महमूद और ईसा लैब की जानिब से प्रोग्राम हेल्थ 21 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, ईसा लैब के तवज्जुद से हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अपने नाज़रीन तक जो है हर मुमकिन हद तक आगाही फराहम कर सकें, अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें। हम लोगों की ये कोशिश होती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी डेली बेसिस के मसाइल होते हैं हमारी ज़िंदगियों में हेल्थ से रिलेटेड, हम उसको इस प्रोग्राम में डिस्कस करें और उसका जो सॉल्यूशन है वो अपने नाज़रीन तक प्रोवाइड कर सकें। आज जो हम लोग जो है इस टॉपिक में जो है सेगमेंट में हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उसामा सिद्दीकी। हम उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले इस वर्ड को डिस्क्राइब कर दें हमारी ऑडियंस के लिए कि व्हाट इज़ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अगर मैं उसको बताना चाहें तो बेसिकली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ नी पेन। ठीक है। तो जिस तरह हमारी एनाटॉमिकली हमारी जिस तरह बॉडी डिज़ाइंड है उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने जो हमारे नी जॉइंट के अंदर रखा हुआ है बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो बेसिकली होते हैं टिश्यूज़। ठीक। लेकिन बढ़ती एज के साथ बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसमें वेयर एंड टेयर आने लगता है। तो वेयर एंड टेयर आने लगता है, इसकी वजह से जिस तरह आपको मालूम है, आम लोगों को इस तरह की बात मालूम है कि जॉइंट जो है हमेशा जो है वो दो बोन्स से मिलके बनता है। तो जब आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर वेयर एंड टेयर आने लगता है तो क्या होता है कि जो बोन्स का स्पेस है आपस में वो कम होने लगता है और दोनों बोन्स जो हैं आपस में बेसिकली रगड़ खाने लगती हैं। जब ये रगड़ खाने लगती हैं तो बेसिकली नी पेन जो है वो लोगों को एक्सपीरियंस होता है। दिस इज़ टू गो इन ईजी टर्म, दिस इज़ व्हाट वी कॉल नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक। डॉक्टर, बेसिकली जो ज़्यादा एवरेज एज लिमिट होती है वो इसमें वो कौन सी होती है? मतलब क्या ये बच्चों को भी हो सकता है? नहीं, जो बेसिकली इसका जो एज लिमिट है वो नॉर्मली स्टार्ट होता है 40 के एज से, 40 टू लेके 60 तक नॉर्मली जिसका लिमिट है एज लिमिट वो अबव 40 होती है। ठीक। तो वजूहात क्या बनती हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, या फिर जो हड्डियों का पेन है ख़ास तौर पे घुटनों के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़्यादातर जो है वो एजेड लोगों में ज़्यादा इसकी शिकायत मौसूल होती है। तो क्या ये हमारी डाइट इसका बेसिक वो बनती है? देखिए, वैसे बेसिकली इस तरह पहले डिस्क्राइब किया कि एज लिमिट जो है इसकी 40 अबव है, लेकिन 40 से लेके इसकी बेसिकली एज लिमिट स्टार्ट होती है जहाँ पे लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन जो है वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सही। अच्छा, एक ये बात भी देखी गई है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो डिजीज़ है वो वुमेन के अंदर ज़्यादा देखा गया है। वो इसलिए देखा गया है क्योंकि औरतों के अंदर जो है वो ओबेसिटी यानी बेसिकली मोटापे की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा है और उनके अंदर वेयर एंड टेयर का रेशो भी ज़्यादा होता है, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वुमेन में ज़्यादा होता है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा इसकी और भी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं। एक तो मोस्ट कॉमन जो है वो तो ओबेसिटी है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, वेट गेन आपका है, तो आपका जिस तरह आपको पता है कि नी जॉइंट जो है आपका वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो आपका बॉडी का जब सारा वेट है जब आपके नीज पे जाएगा तो वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये इसकी एक कॉज ये भी हो सकती है हेरिडिटरी, यानी कि अगर आपके ख़ानदान में आपके मामा को या बाबा को या दादा दादी में से किसी को हो तो इट इज़ वेरी कॉमन कि ये आपके जनरेशन में किसी को पास कर सकता है। अच्छा, कुछ लोग जो स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स वगैरह बहुत खेलते हैं तो उनमें भी इस तरह की जो है इस तरह की इंजरी की वजह से इस तरह का पेन होना जो है बहुत कॉमन है। और कुछ लोग जिनको जैसे कि जो 45-50 के एज में अब आ गए हैं लेकिन उनको जवानी में यानी कि पुरानी कोई चोट पहले लगी हो तो उसका भी जो है ये भी एक वजह बनती है कि उनको अबव 40 या 45 की एज के बाद उनको इसकी ये पेन एक्सपीरियंस होता है। ठीक। डॉक्टर, अगर मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो यूजुअली ये होता है कि अगर हमें कोई चोट लगे तो वो सर्दियों में उसका ज़्यादा तकलीफदेह साबित होती है हमारे लिए। तो अगर इसी तरह ये जोड़ों के दर्द की, घुटनों के दर्द की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों को शिकायत ये होती है कि घुटनों का दर्द सर्दियों के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी क्या वजूहत होती हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, इस तरह से होता है जब भी सर्दियाँ आती हैं तो जो हम हवा का जब भी प्रेशर को मेजर करते हैं तो इट इज़ नोन एज बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो हवा का कम हो जाता है। जब वो हवा का प्रेशर कम हो जाता है बेसिकली तो क्या होता है, जिस तरह हमारी जो बॉडी डिज़ाइंड है तो हर एक चीज़ की एक कन्फाइंड स्पेस है, कैविटी है। जब हवा का प्रेशर कम हो जाता है तो बेसिकली हमारे जो जोड़, हमारे जो लिगामेंट्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, तो बेसिकली क्या होता है वो अपने स्पेस से थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। जब वो एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज़ आप देख लें अपनी जगह से आगे जाएगी तो वहाँ पे
पेन डेफिनेटली एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, उसके अलावा एक ये बात भी है कि जिस तरह सर्दियों का मौसम होता है तो हर कोई कोशिश करता है कि अपने आप को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करे, और लोग जो है कोशिश करते हैं कि ज़्यादा सर्दियों में बाहर ना निकलें। बिल्कुल। अब बात ये है कि एक्चुअली हमारे लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, जो हमें बेसिकली सूरज से ही मिलती है। जब हम सारा दिन जो है अपने आप को कवर करके रखते हैं और बाहर नहीं निकलते, तो हमें बॉडी के लिए जॉइंट्स के लिए विटामिन डी जो बहुत ज़रूरी है वो नहीं मिलता, तो उससे भी जो है वो लोगों को सर्दियों में पेन ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके अलावा एक ये बात भी है कि लोग सर्दी में पानी अक्सर कम पीते हैं, फ्लूइड इंटेक कम होने की वजह से भी जो है लोगों को सर्दियों में दर्द ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये बात भी देखी गई है, जो रिसर्च कहती है कि सर्दियों में जो है हमारा जो खून का दौरानी बेसिकली जो ब्लड फ्लो है वो हमारा हार्ट और हमारे ब्रेन की तरफ ज़्यादा चला जाता है, जॉइंट्स की तरफ जो है वो बनिस्बत थोड़ा सा कम हो जाता है। इसकी वजह से भी लोगों को जो है ये इस तरह का जो दर्द है वो सर्दियों में ज़्यादा होता है। ठीक। डॉक्टर, जिस तरह अभी आपने बात की कि विटामिन डी की और सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है सर्दियों के मौसम में भी, और यूजुअली भी हमें सुबह उठ के ताज़ा धूप जो है वो लेनी चाहिए, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन क्या हम लोग विटामिन डी अपनी डाइट से पूरी नहीं कर सकते? अगर हमें घुटनों का पेन है, घुटनों की तकलीफ है, या फिर बॉडी में कोई भी पेन है, हमें विटामिन की ज़रूरत है, क्या हम अपनी डाइट से पूरा नहीं कर सकते वो? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली जो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, अगर आप किसी फिजिशियन के पास भी जाएँ तो देखिए आपको डाइट, अगर आपने एक प्रॉपर बैलेंस डाइट रखें तो आपको कभी भी जो है जोड़ों का मसला कभी भी नहीं होगा, स्पेशली घुटनों का आपको मसला नहीं होगा। तो मोस्ट कॉमनली यही कहा जाता है कि आप जो है अपने डाइट में दूध को ज़रूर इंक्लूड करें, उसके साथ दूध के साथ दही का आप लोग इस्तेमाल करें, और साथ साथ ये कि आप टाइम टू टाइम अपने विटामिन डी और कैल्शियम के टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक। लेकिन कुछ जैसे कि फूड्स हैं, जैसे कि जो ग्रीन लीव्स यानी कि आप वेजिटेबल जैसे कि इसमें स्पिनच आ सकता है और कैबेज, और फ्रूट्स में जिस तरह के सिट्रस वाले फ्रूट्स आते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरीज वगैरह भी आप लें तो इससे भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो सकता है। ठीक, यानी कि हमें ऑर्गेनिक सादा चीज़ों का इस्तेमाल करें तो उससे हमारा विटामिन जो है वो नॉर्मल रह सकता है बॉडी में। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक डॉक्टर, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हमें किस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये अगर घुटनों का दर्द है तो ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, मोस्ट कॉमन तो जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनकी नॉर्मल कंप्लेन होती है कि पेन हमारे जो है घुटने में, या तो इधर सामने की तरफ या थोड़ा सा पीछे या साइड की तरफ हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसके अलावा वो कहते हैं कि हमसे जो है घुटना नहीं मोड़ा जा रहा, या हम बहुत ज़्यादा देर के लिए खड़े नहीं हो पाते, या अगर हम किसी नीचे की सतह पर बैठ रहे हैं तो हमारे लिए उठने में बहुत तकलीफ होती है। उसके अलावा काफ़ी पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि पेन के साथ साथ उनके जो घुटने होते हैं वो सूज जाते हैं, और अक्सर ये भी होता है कि हाथ लगाने से तक उनको दर्द होने लगता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि अक्सर जो है उनके जो नी जॉइंट्स हैं उनमें थोड़ी सी गर्माहट भी आ जाती है, यानी कि उनके जॉइंट्स थोड़े से गर्म भी होने लगते हैं। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। ठीक है, तो उस सूरत में उनको क्या अपने डॉक्टर को सबसे पहले विजिट करना चाहिए? क्योंकि अगर इंटीरियर साइड के, मैं हर प्रोग्राम में ये बात करती हूँ कि अगर पाकिस्तान में इंटीरियर साइड की बात की जाए तो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और वो डॉक्टर को रुजू करने से बेहतर ये समझते हैं कि वो पहले अपने टोटके आजमा लें, और ख़ुद जब चीज़ ज़्यादा बिगड़ जाती है तो फिर वो डॉक्टर को, इवन इंटीरियर की अगर बात ना भी करें तो हर जगह ये होता है। तो अगर उस सूरत में क्या आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को रुजू करना चाहिए? देखें, एवरी नी पेन इज़ नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस, पहले तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपको काफ़ी अरसे से, फॉर एग्जांपल, क्योंकि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि इस तरह नहीं है कि आपको एक हफ्ते के अंदर डेवलप हो जाएगी। ये पेन बेसिकली जो है वो डिजेनरेशन बेसिकली हमारी जॉइंट की हो रही है, तो ये ओवर द ईयर्स डेवलप करता है। अगर आपको 2 से 3 साल ऑलमोस्ट हो गए और आपका नी पेन नहीं जा रहा है और आप मुसलसल जो है फॉर एग्जाम्पल पेन किलर्स खा रहे हैं और उससे आपको वक्ती फ़ायदा हो रहा है, तो ये फिर एक वरिंग साइन है कि आपका जो नी है वो जा रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जा रहा है। लेकिन जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना चाहिए, आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए, जो मोस्ट प्रोबेबली पहले आपको असेस करेगा और उसके बाद वो आपका एक्सरे करेगा। जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोज है वो आप एक्सरे के ज़रिए ही कर सकते हैं, क्योंकि और अगर आपको घुटना मोड़ने वगैरह में सबसे ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं और आप बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रहे हैं, बहुत देर खड़ा नहीं हो पा रहे, तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपका जॉइंट जो है वो अब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जा रहा है। ठीक है डॉक्टर, जिस तरह हम लोगों ने अभी बात की मौसम की कि सर्दियों में विटामिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली हमारी जो है एक्टिविटीज़ बाहर जाने की या फिर बहुत कम हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अगर डेली लाइफ की अपनी बात करें तो हम लोग अपनी लाइफ्स में इतना बिजी हो चुके हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता अपने आप को टाइम देने के लिए। और अगर ऑफिस वगैरह की या यूनिवर्सिटी स्कूल की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग जो है वो AC को प्रेफर करते हैं। तो क्या अगर हम लोग ज़्यादा AC का इस्तेमाल करें, AC में ज़्यादा टाइम गुजारें, तो उससे भी ये हम लोगों को शिकायत हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। देखें, इसलिए कहा जाता है कि कभी भी आप अगर AC वगैरह का कहते हैं कि इस्तेमाल करें
तो हमेशा रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप रूम टेम्परेचर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप दिन में 1 से 2 दफ़ा उसका यूज़ करें, लेकिन इतना करें क्योंकि बेसिकली जो एसी की भी एयर जो डायरेक्ट आपको लग रही है, आपके जॉइंट्स पे जा रही है, वो भी आपके लिए खतरनाक है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जो लोग रात को एसी चला के सोते हैं, वो जब भी सुबह उठते हैं उनको कहते हैं कि हमारे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है या हमारे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है जी। तो बेसिकली आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप बहुत भी गर्मी है आप एसी का यूज़ करें, लेकिन रूम टेम्परेचर पे और कम से कम इस्तेमाल रखें। ठीक है, तो हम लोगों को एसी का कम से कम और रूम टेम्परेचर पे अगर इस्तेमाल रखें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है हमारे लिए, आगे फर्दर आने वाली बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। डॉक्टर, अगर डायग्नोसिस की बात की जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप फील्ड में काम कर रहे हैं, तो डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो हम लोग डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं? लाइक आप डॉक्टर हैं, आप मेडिकल में काम कर रहे हैं, तो आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो आप किस तरह डायग्नोस करते हैं इस बीमारी को? देखिए, मोस्ट कॉमन जो इसकी जो एनेटमी है उसके हिसाब से हम देखें तो एक्सरे, क्योंकि जब भी मेरे पास पेशेंट आता है तो हम फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास एक्सरे नहीं है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आप जाके एक्सरे कराएं। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है और सबसे आसान है वो बेसिकली यही है कि आपके पास अगर पेशेंट का एक्सरे है तो आप उससे बहुत आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि बेसिकली जो जॉइंट है हमारा वो बोन से मिलकर बनता है, तो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस यही है कि अगर जिस तरह आप एक्सरे देखें उसके अंदर बेसिकली ऑस्टियोफाइट्स यानी कि बोनी स्पर्स वगैरह हमें नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप देख रहे हैं कि दो बोन्स के दरमियान जो स्पेस है वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो उसके ज़रिए आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इनिशियल स्टेज है, फॉर एग्जांपल आपका अर्थराइटिस का, पेशेंट को सिर्फ नी पेन हो रहा है जी, तो फिर कुछ कंडीशंस में हम जो है एमआरआई भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है और जिस आसान तरीके से आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं, इट इज़ बेसिकली थ्रू एक्सरे रीडिंग। ठीक है, डायग्नोसिस की हमने बात की, सिम्टम्स की बात की, अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो क्या इसका वाहिद सॉल्यूशन सर्जरी ही है या कोई किसी और तरह भी हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं? नहीं, देखें, इसका वाहिद हल सर्जरी हरगिज़ नहीं है। ठीक है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम भी कहते हैं अपने पेशेंट्स को कि देखिए प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। देखिए, अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल शुरू से रखें तो आपको कभी भी जो है आपके नीज जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस तरफ नहीं जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पहली बात यही है कि आप अपनी हमेशा डाइट को बैलेंस रखें और हमेशा अपनी लाइफ में चाहे आप जितने बिजी हैं हमेशा हाफ एन आवर और 20 मिनट्स के लिए आप एक्सरसाइज ज़रूर रेगुलरली करें। तो अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट मेंटेन रखें तो ये है कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। और जो लास्ट स्टेज बेसिकली हम होती है सर्जरी की तरफ हम जाते हैं, वो इट इज़ द लास्ट स्टेज, आप उससे बहुत आसानी से बच सकते हैं। ठीक है, तो सर्जरी से पहले अगर हम लोग एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें तो हम लोग बेशक इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर, अगर फिजियोथेरेपी की बात की जाए तो इसका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, मतलब बिफोर ऑस्टियोआर्थराइटिस और उसके बाद? देखिए, फिजियोथेरेपी का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर बिफोर ऑस्टियोआर्थराइटिस या आफ्टर ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्योंकि फिजियोथेरेपी में हम बेसिकली जो है आपकी मसल्स, लिगामेंट्स और जो है जॉइंट्स की तरफ ही काम करते हैं। बेसिकली हम लोग एक्सरसाइजेस बताते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो जॉइंट है उसमें वीकनेस की तरफ जा रहा है और आप तो हम बेसिकली एक्सरसाइजेस के जरिए स्ट्रेंथनिंग की कोशिश करते हैं ताकि आपका जॉइंट जो मजीद वेयर एंड टियर की तरफ जा रहा है, जो मजीद ख़राब हो सकता है, वो उससे बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, अभी आपने बात की थी एक्सरसाइज की और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए और दिन में कितनी देर जो है वो हम लोग अगर एक्सरसाइज को टाइम दें तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं? देखिए, एक्सरसाइजेज जो हैं वो पेशेंट की कंडीशन देखकर हम बेसिकली बता सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो लोग मेरे प्रोग्राम देख रहे होंगे, अगर उनको पता है कि उनको ऑलरेडी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर वो मेरे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बेसिकली क्या पता कि एट टाइम्स जो है वो सिम्टम्स एग्रेवेट कर सकते हैं। तो हमेशा हम यही रिकमेंड करते हैं किसी भी पेशेंट को या जो हमारी ऑडियंस है कि अगर आपको कभी भी पेन हो रहा है तो हमेशा आप पहले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं जो मोस्ट प्रोबेबली आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास रिफ़र करेंगे। वही आपकी कंडीशन देख के आपको एक्सरसाइज बताएंगे। क्योंकि पेशेंट जो है अक्सर जो है एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, आजकल यूट्यूब का दौर है, यूट्यूब पे देख लेते हैं और कहते हैं कि मैंने एक्सरसाइज की और मेरा पेन एग्रेवेट कर गया या मेरा मसल या लिगामेंट टेयर कर गया। तो हम कभी भी जो है एक्सरसाइज इस तरह से नहीं बताते, यही रिकमेंड करते हैं कि हमेशा जो है आप एक्सरे कराएं और एक नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को आप विजिट करें। जिस तरह अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि यूट्यूब से लोग देख के जो है वो चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं और अक्सर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसके बाद वो डॉक्टर को रुजू करते हैं। ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है डॉक्टर? देखें, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और यूट्यूब हर किसी के पास है, एक्सेस हर किसी को है बेशक। तो स्पेशली कंसिडरिंग मेडिकल कंडीशंस में, स्पेशली अगर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या जिस तरह हम नी और ऑस्टियोआर्थराइटिस की यहाँ पे बात कर रहे हैं जी, तो आपको कभी भी जो है कहते हैं ना कि यहाँ पे अपनी मेडिकल की नॉलेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जब ईसा लैब, जैसे मैं ईसा लैब में काम करता हूँ, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हम लोग होते हैं
तो मेडिकल कंडीशन में स्पेशली आपको कभी भी जो है घरेलू टोटके लोग इस्तेमाल कर लेते चलें, वो उसमें कुछ हद तक आपको फ़ायदे हासिल हो सकती है, क्योंकि वो जो है हमारे बड़े बुजुर्ग बता के गए थे, उसमें आपको कुछ ना कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह बात रही एक्सरसाइजेज की, तो आपको कभी भी जो है वो यूट्यूब वगैरह आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक्सेस नहीं है डॉक्टर का या आप नहीं जा सकते, तो ठीक है आप नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन यानी कि ईजी एक्सरसाइज जो आप बहुत आराम से कर पा रहे हैं, जिसमें आपको पेन आपका एग्रेवेट नहीं कर रहा, आप पेन फ्री रेंज में रहकर जो कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। लेकिन उसके अलावा जो है आपको नहीं वैसे फॉलो करना चाहिए यूट्यूब को। बेशक आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। नाज़रीन, हम लोगों को जो है एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ओवरऑल हेल्थ पे। और आज हम लोग बात कर रहे थे घुटनों के हवाले से, घुटनों के दर्द के हवाले से, और जितनी बीमारी जन्म लेती हैं हमने आज उसके हवाले से बात की और कोशिश की कि अपने नाज़रीन तक जितनी मुमकिन हद तक हो सके हम लोग आगाही फ़राहम करें। और इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।